इस वक्त बड़ी खबर एक आ रही है। कर्नाटक में भी पेगासस से जासूसी की रिपोर्ट सामने आई है और ये खबर है कि तब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वर का नाम इसमें आ रहा है। तब के सीएम कुमारस्वामी की भी जासूसी की गई थी। 2019 से तत्कालीन सीएम के सेक्रेटरी का नाम इसमें आ रहा है। तो कर्नाटक में भी चुनावी साल में इसमें जासूसी का आरोप है। यह भी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर्नाटक में भी किया गया था और इसमें पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर का नाम है। सीएम तब जो सीएम थे कुमारस्वामी, उनकी भी जासूसी का इस लिस्ट में नाम है। उनका भी पूर्व सीएम सिद्धरमैया के सेक्रेटरी का भी नाम लिस्ट में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर मौजूद हैं। उमा, ये जो बड़ी खबर इस वक्त आई है उस पर हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे, पर इस समय शायद कपिल सिब्बल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहले चलते हैं इस पर। किसने पैसे दिए, कौन सी एजेंसी ने पैसे दिए, पहले तो ये सरकार को बताना होगा। और आपको एक और बात बता दूं, वो बहुत गंभीर बात है कि ये जो जब इस्तेमाल होता है तो ये इसका लिंक दिया जाता है, पेगासस सॉफ्टवेयर का लिंक दिया जाता है जिसके लिए पैसा लिया जाता है। वो लिंक के द्वारा आपके मोबाइल फोन पे वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपकी तस्वीर भी लेते हैं, आपका कैमरा भी चालू है उसमें, वॉइस भी चालू है उसमें, सब कुछ वो देखते हैं। बीवी से बात कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, सब कुछ वो सुनते भी। तो ये लिंक वापस C2 डोमेन, दैट इज वापस इजरायली के पास जाता है। फिर उसमें से जो वो बात निकलती है फिर वो सरकारों को भेजते हैं। तो सबसे पहले तो इस देश के मंत्री महोदय और देश के गृह मंत्री को बताना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये तो उन्होंने कहा नहीं, इस बात का उन्होंने इनकार नहीं किया। तो अगर इनकार नहीं किया और देश का इस्तेमाल नहीं किया तो किसने इस्तेमाल किया? ये तो बहुत ही बड़ी फिर हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया, सरकार की एजेंसी ने इस्तेमाल नहीं किया। और NSO टेक्नोलॉजीज कहती है कि वो उन्हें किसी को बेचते नहीं है, केवल सरकारों को बेचते हैं, तो किसी प्राइवेट सेक्टर को तो बेच नहीं सकते। तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। कोई सच्ची बात रखने को तैयार नहीं कर रहा। और साथ साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, पेगासस का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, कोई ड्रगिस्ट के खिलाफ, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में आपको अगर कुछ सूचना लेनी हो तो उसके खिलाफ। तो क्या आप लोग टेररिस्ट हो? जर्नलिस्ट जिसके खिलाफ जिस सूची बनी हुई थी, क्या आप टेररिस्ट हो? क्या एकेडमिक्स टेररिस्ट हैं? क्या एक महिला जो सुप्रीम कोर्ट में काम करती थी और उसके जो परिवार के लोग थे, नजदीकी लोग थे, अगर उसको उस पर स्पाई किया जा रहा था, क्या वो टेररिस्ट थी? और हम पूछना चाहते हैं मंत्री जी से और इस सरकार से कि किस लिए आप उस महिला के खिलाफ को इंटरसेप्ट कर रहे थे, उसके फोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे थे? उसकी लिस्ट में नाम क्यों है? चलिए, आपने कहा कि जब तक लिस्ट में नाम हो भी, फिर भी इसका मतलब नहीं कि वो इंटरसेप्ट हो रहे हो। चलिए, मान लिया, उसका लिस्ट में नाम क्यों था? पत्रकारों का नाम क्यों था? संपादकों का नाम क्यों था? इसका मतलब आपकी मंशा थी। आपने किया नहीं किया वो तो जांच बताएगी, लेकिन आपकी मंशा थी। वो लिस्ट बनाई किसने? वो पेगासस ने तो नहीं बनाई, इजरायली सरकार ने तो नहीं बनाई, वो तो लिस्ट तो आपने बनाई ना। और अगर हमारा डेटा, जिस प्राइवेट डेटा की आप प्रोटेक्शन की बात करते हो, ये तो प्राइवेट डेटा कलेक्शन हो गया ना। आप जनता को कहते हैं कि प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रहे हैं, लेकिन आप उनके पीछे प्राइवेट डेटा कलेक्शन कर रहे हो पेगासस के द्वारा। और अगर ये सारा डेटा पेगासस को पहुंच गया, इजरायली पहुंच गया, तो ये तो बड़ा भारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, बहुत भारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है।
इलेक्शन अगर कपिल सिब्बल जो साफ सवाल उठा रहे हैं कि अगर पेगासस का इस्तेमाल हुआ, पत्रकारों का, एडिटर्स का नाम इसमें है और अगर इसका इस्तेमाल किया गया और सरकार कह रही है कि उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर किसने इस्तेमाल किया? ये सबसे बड़ी फिक्र की बात है और बड़ी चिंता खड़ी करती है ये। और क्रोनोलॉजी की जहां तक बात है, 2017-2019 के बीच में इसका इस्तेमाल हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है। हमारे साथ उमा शंकर जुड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस का आरोप और अब ये खबर उमा कि कर्नाटक में इसका इस्तेमाल किया गया है और कर्नाटक में चुनाव के पहले इसका इस्तेमाल किया गया, इससे साफ है ये एक बड़ी खबर इस समय आ रही है कि कैसे चुनाव पर प्रभाव पड़ सकता है इससे। उमा शंकर हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा एक एमुनेशन मिला है इस बात को लेकर हमला करने को कि सरकार ने न सिर्फ जासूसी कराई बल्कि उसके जरिए राज्यों में कम से कम कर्नाटक स्टेट में सरकार को स्थिर करने का उसी का इस्तेमाल किया है। तो जिस तरह से हमने देखा है कि संसद में आज हंगामा हुआ है और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां इस पर एकजुट हैं, तो अब ये ताजा खुलासे के बाद जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है और ज्यादा हमलावर होगी और सरकार से सवाल पूछेगी। हालांकि सरकार लगातार इस बात से इनकार कर रही है, खंडन कर रही है कि इस तरह की कोई जासूसी हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस बड़े पैमाने पर इसका जो अब एक दायरा नजर आ रहा है, तो ऐसे में और ज्यादा कठोर राजनीतिक लड़ाई जो है वो कांग्रेस की तरफ से लड़ी जाएगी इस जानकारी के खासतौर पर सामने आने के बाद। नगमा जी धन्यवाद आपका उमा। इस जानकारी के बाद अब कांग्रेस के पास जो आरोप विपक्ष लगा रही है वो और मजबूत होता है कि कर्नाटक में क्या कांग्रेस नेताओं की जासूसी की गई। चुनाव के पहले पूर्व सीएम सिद्धरामैया के सेक्रेटरी का इसमें नाम है, कुमारस्वामी की जासूसी की गई, उनका इस लिस्ट में नाम है। तो ये तमाम बातें सामने आई हैं और अभी जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसको और बल मिलता है इससे कि क्या 2017 से 2019 के बीच में पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया राजनीतिक फायदे के लिए भी। तो पेगासस स्पाईवेयर से नागरिकों की जासूसी का मामला आज मॉनसून सत्र के दूसरे दिन हावी रहा है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है और लोकसभा की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर राज्यसभा की कार्रवाई भी 3 बार स्थगित की गई। विपक्ष इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी जासूसी कांड पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। पेगासस जासूसी मामले की लिस्ट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी नाम है। साथ साथ इस मामले को लेकर शिवसेना के सांसद लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच गए। उन्होंने इसकी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जांच कराने की मांग की है। शिवसेना सांसदों का कहना है कि ये प्राइवेसी और स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला है। पेगासस से जासूसी का ये मामला जो है वो अब फ्रांस में भी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि भारत के अलावा कई देश हैं जहां पर स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रांस में सरकार ने इस जासूसी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये आदेश फ्रांस में पेगासस से हुई जासूसी के जांच को लेकर दिए गए हैं। मोरक्को की खुफिया एजेंसी पर फ्रांस में ऐसी जासूसी कराने का इल्जाम है। मीडियापार्ट ने शिकायत की है कि उसके 2 पत्रकारों की जासूसी की गई है। हालांकि मोरक्को की सरकार ने इससे इनकार किया है। फ्रांस सरकार ने भी जांच के आदेश में मोरक्को का नाम नहीं लिया है। बहरहाल देश में जासूसी कांड को लेकर पेगासस स्पाईवेयर का जो इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग नेताओं, विपक्ष और सरकार में भी जो लोग हैं उनकी भी जासूसी, पत्रकारों की जासूसी, इसे लेकर विपक्ष और सरकार के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। Because this is a notorious product that is only sold to governments, and that too they claim vetted governments with the permission of the Israeli government. In these circumstances, the question arises, which government? So if our government says they have not done it, then some other government has done it, which perhaps is an even more serious national security matter. कहते हैं चुनाव के पहले कि 15 लाख देंगे और फिर चुनाव के बाद कहते हैं वो तो कहने वाली बात है। तो अमित शाह को जिस मोमेंट पे जो कहना है वो कह देते, इसका कोई मायना नहीं रखता है। और आप देश के जो लोग हैं उनको सब पता, उनको अभी जवाब चाहिए कि क्या हो रहा है। और हम लोग बहुत खुश है कि ये मानसून सेशन के पहले निकला है, क्योंकि हम लोग पूछताछ कर सके, क्योंकि अगर ये ऐसे विदा सेशन का टाइम में निकलता तब तक कुछ भी नहीं बोलता सरकार। समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है,
राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है। तो इसके ऊपर लगातार कल से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन साथ साथ नई नई खबरें आ रही हैं और नए नाम सामने आ रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं इस पर बातचीत के लिए। अतुल एल पाटिल, प्रवक्ता कांग्रेस, और गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक। गीता जी, आपसे शुरुआत करते हुए मैं ये पूछना चाहती हूँ, समय की ब्रेकिंग न्यूज है कि कर्नाटका में इसका इस्तेमाल किया गया, 2019 में इस्तेमाल किया गया। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जो समय मौजूदा थे उनका नाम आया है कि उनके फोन पे जासूसी करवाई जा रही थी, और वहां पर उस समय कर्नाटका में भी अगर चुनाव के पहले इसका इस्तेमाल होता है तो साफ है ये आरोप विपक्ष को और बल मिलता है कि राजनीतिक फायदे के लिए सरकार इसका इस्तेमाल कर रही थी। आप क्या कहेंगी इसके लिए? नगमा जी, देखिए, पहली बात तो ये कि जो ये कुछ नंबर्स हैं जिन्हें की रिलीज किया गया है, और जो एजेंसीज हैं जिन्होंने इसको रिलीज किया है, वो सभी मतलब बहुत सारी न्यूज से जुड़ी हुई एजेंसीज हैं जिन्होंने मिलके, और उनमें अगर आप नाम देखें तो कई ऐसी एजेंसीज हैं जो कुछ किसी ना किसी, जो भारत सरकार है उसके प्रति एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। जैसे उदाहरण के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो उनका जिस प्रकार का एक जो इतिहास भारत में रहा है वो भी हम सबके सामने है। दूसरी बात, चलिए मान भी लिया जाए, दूसरी बात कि जो रिपोर्ट को उन्होंने रिलीज किया है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें तो जिस प्रकार से उसमें संभावनाओं की बात करी गई है, आप देखिए कहीं भी कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया गया है, सिर्फ संभावनाएं हैं, पोटेंशियल। जो शब्द का वहां जो उपयोग किया गया है वो है दीज कुड बी द पोटेंशियल नंबर। तो अपने आप में बिना प्रमाण के, जब तक आपके पास, हाँ अगर कोई ऐसा प्रमाण होता है, बिल्कुल सरकार से प्रश्न पूछना ये विपक्ष का अधिकार है, परंतु इसके लिए पहले कुछ प्रमाण तो लेके आए। दूसरी बात, क्योंकि बार बार जैसे अभी आपने दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बार बार कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ सरकारों द्वारा खरीदा जाता है, क्योंकि वो जो कंपनी है पेगासस वो सिर्फ सरकारों को बेचती है। तो अब ये कि किस सरकार ने ये जो, अगर ऐसा हुआ है तो कौन सी सरकार है, क्या किन सरकारों के बीच में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? गीता जी, फ्रांस का अखबार है ला मोंडे, उसमें ये भी खबर छपी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2017 में गए इजरायल, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू हुआ है। मैं बता रही हूँ कि फ्रांस के अखबार में ये छपा है, तो कौन सी सरकार की जब आप बात कर रही हैं तो शायद इसका टाइमलाइन ये है। पर अतुल पाटिल, आप क्या कहेंगे कि कहीं कोई प्रमाण नहीं है तो विपक्ष क्या सिर्फ शोर मचा रही है या वाकई सरकार जासूसी कर रही थी, किस आधार पे? नहीं नगमा जी, एक बात तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी सरकार का ये चरित्र रहा है कि सामने वाले सारी चीजों को खारिज कर दिया जाए, तो फिर ये इससे ये सिद्ध हो जाता है क्या कि बीजेपी में किसी ने कुछ गलती नहीं की है। ठीक है, जब फ्रांस में प्रमाण पे आए तो जो गीता जी सवाल उठा रही हैं कि प्रमाण क्या है, संभावनाओं की बात की गई है, तो किस आधार पे कहा जा रहा है? ऐसा है नगमा जी, जब तक इंक्वायरी होती नहीं है तब तक इसके प्रमाण कैसे बाहर आएंगे। चलो एक बार हम ये मान भी ले कि बीजेपी सरकार जो कह रही है वो सच है, तो फिर इस देश में जासूसी किसने की है? सिर्फ पॉलिटिकल स्नूपिंग की बात नहीं है ये तो आम आदमी की जिंदगी भी खतरे में आ गई है। स्टालिन की रेजिम हमने देखी है कि आम आदमी का स्नूपिंग करके आम आदमी को भी किस तरह से दबाकर एक तरह की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट सबने देखी है, दुनिया भर में ऐसी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट काफी जगह देखी है। ये अगर इतना सीरियस है कि इसमें एक सिंपल मैसेज छोड़कर एक सिंपल वीडियो कॉल से अगर आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और उसमें आपका कैमरा कभी भी ऑन हो सकता है, आपका माइक्रोफोन कभी भी ऑन हो सकता है, तो इस देश में कितनी महिलाओं का फोन टैप हुआ है, फोन स्नूप हुआ है, जासूसी हुई है, तो ये कितनी खतरनाक बात है। ये केवल पॉलिटिकल बात नहीं है, ये जनता से भी जुड़ी हुई बात है और बहुत खतरनाक बात है। और जहां तक एनओसो की बात है, एनओसो खुद कहता है कि ये टेररिस्ट है, सोवरेनिटी को खतरा है, इंटीग्रिटी को खतरा है, सिक्योरिटी को खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी को, तो ही उससे इसमें बेचते हैं। तो क्या जिस जजेस के नाम आए हैं, पोटेंशियल हो क्यों ना हो, लेकिन जजेस के नाम आए हैं, रंजन गोगोई जिनके बारे में हमने कितनी कंट्रोवर्सी देखी वो नाम आए हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट को के नाम आए हैं, सिलेक्टिव जर्नलिस्ट के नाम आए हैं। तो ये जो सवाल कपिल सिब्बल ने उठाया और अब जो अतुल पाटिल भी कह रहे हैं, और जैसा कि उस कंपनी एनएसओ ने कहा है, और ये सब लोग जानते हैं कि जो स्पाईवेयर है पेगासस जो एनएसओ बनाती है वो सिर्फ सरकारों को बेचती है और सरकारें इस्तेमाल करती हैं। लेकिन
इस्तेमाल करने की जगह, जैसे अगर आपको काउंटर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करना है, किसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करना है, पर पत्रकारों के ऊपर, और जैसा कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि सरकार को बेचा जाता है, और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हमने किया, किसी और ने कर लिया है इस्तेमाल, तो ये और चिंता की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसने कर लिया, किस एजेंसी ने। इस पर सबूतों के साथ सरकार को जवाब देना चाहिए। जी देखिए, इसको लेकर एक दो बातें, जैसे जो पाटिल साहब ने कहा, तो मैं भी जरा उस बात को छू लूं कि जब यूपीए सरकार थी तो बाकायदा आईटीआई में जो है ये ब्यौरा दिया गया था कि जो 9,000 हर महीने 9,000 टेलीफोन नंबर और 500 से अधिक ईमेल थे जिनको की इंटरसेप्ट जो सरकार के द्वारा, सरकार की एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2010 में एक कॉन्क्लेव में ये बात कही थी कि जो फोन टैपिंग है ये कोई कोई बुरी बात नहीं है, ये तो अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, अगर कोई टैक्स इवेड कर रहा है तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए ये सब करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने भी इसको वेट कर रखा है। दूसरी बात ये कि अगर इस प्रकार से, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एनएसओ बार बार ये कहती है कि हम सरकारों को बेचे, पर जैसा उदाहरण अभी आपने फ्रांस का ही दिया कि वहां इस बार तरह का आरोप लग रहा है कि वहां मोरक्को की सरकार की कुछ एजेंसीज है जिनके द्वारा इस प्रकार की जो है टैपिंग को कराया जा रहा था या इंटरसेप्शन कराया जा रहा था। तो अगर ऐसी ये जो संभावनाएं हैं जिनकी बात हो रही है, अगर ऐसा कुछ है भी तो उसके पीछे सरकार, भारत सरकार के, क्योंकि जो आईटी मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उन्होंने तो कल संसद में बाकायदा ये कहा है कि अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़े तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है उसमें पूरा सरकार ने जो इस समय सरकार चाहे अगर किसी को तो करना। हालांकि जो सरकार के इस समय आईटी मंत्री हैं उनका नाम त्रासदी ये है कि खुद ही इस लिस्ट में है जब उनका फोन टैप हो रहा था। पर अतुल पाटिल, सरकार ने जो एक्सप्लेनेशन अभी तक दिया, जो जवाब दिया, उससे आप लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? मतलब आप क्या चाहते हैं, इसके ऊपर किस तरह की सफाई आनी चाहिए? क्या ये कहना काफी जाहिर है कि नहीं है कि सरकार ने ये नहीं किया? और अब कर्नाटका की बात सामने आई है जहां पर उस समय के मुख्यमंत्री की फोन की जासूसी कराई जा रही थी, तो इसका राजनीतिक इस्तेमाल अब यहाँ पे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी इस बात को उठा रहे हैं। आज हमने देखा कि उनकी पार्टी के लोग बैनर लेके खड़े हुए थे कि स्नूप गेट, गुजरात मॉडल, यानी कि जिस तरह की स्नूपिंग की बात वहां पर हुई, अब ये नेशनल लेवल पे आ गया है। तो ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। नगमा जी, दो बातें हैं। हमारी बहन ने जो बातें की है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि प्रोसीजर होती है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और आईटी एक्ट 2000, उसमें प्रोसीजर लेट डाउन है। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है इनकम टैक्स का, ईडी है, सीबीआई है, रॉ है, आईबी है, ये इंटरसेप्शन करते हैं ना, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर जाकर परमिशन लेनी पड़ती है अगर कुछ करना। इसके बारे में जो बराबर जानकारी आरटीआई में उस वक्त यूपीए सरकार ने दी थी। इनके यहाँ फिर वो नितिन गडकरी का भी मैटर हुआ था जिसको मैं भी बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन पेगासस का मैटर इन सब चीजों से अलग है। आप नलीफाई क्यों करते हो? चोर के दाढ़ी में तिनका लगता है, फिर आप नलीफाई ना कीजिए। अगर ये कोई और करता है तो देश के सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा थ्रेट है। अगर सरकार करती है तो गलत है। निष्ठा का, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो है उन्नीकृष्ण केस में जो किया था वो एक अधिकार है। इतना ही समय मेरे पास, जो गीता जी अभी बात उठा रही थी, इस बात में सच्चाई है कि जासूसी पहले भी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि जासूसी किस लिए हुई? और जासूसी अगर आपके राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होती है, अगर काउंटर टेररिज्म के लिए होती है, लेकिन क्या आम नागरिकों की, पत्रकारों की जासूसी को जायज ठहराया जा सकता है और किस वजह से? और दूसरे कि अगर सरकार का ये कहना है कि उन्होंने ये नहीं कराया तो फिर किसने कराया? यह सवाल कांग्रेस उठा रही है, क्योंकि ये जो एजेंसी है वो ये स्पाईवेयर सरकारों को ही बेचती है। ये मामला अभी काफी उलझा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल पाटिल और गीता भट्ट इसमें शामिल होने के लिए चर्चा में। इस वक्त 5 की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा जो उद्योगपति हैं, उन्हें कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कल उन्हें गिरफ्तार किया गया। फरवरी के महीने में क्राइम ब्रांच ने उन्हें अश्लील फिल्म बनाने और उसे ऐप के जरिए अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार किया। इसका खुलासा हुआ था। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस मामले में राज कुंद्रा मुख्य साजिश करता है और राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है केंद्रीन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये केंद्रीन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है। और इस केंद्रीन कंपनी का ऐप है
जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। इस हॉटशॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और केंद्रीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। इसीलिए कल रात में राज कुंद्रा और उनके जो आईटी हेड है रायन थॉर्प, उनको कल अरेस्ट किया है। और इस समय राज्यसभा में आपको सीधे ले सकते हैं राज्यसभा की कार्रवाई पे, जहां पर पेगासस मामले पे बात हो रही है। अच्छी तरह से लड़ सके। दूसरा, जब यहां बात हुई मृत्यु रिकॉर्ड क्यों छुपाते हैं मृत्यु, यहां आनंद शर्मा जी ने कहा रजिस्ट्री है, नेशनल रजिस्ट्री है, और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में कहा कि हमारे हाथ में नहीं है मृत्यु हुआ हो, ज्यादा हमें टेस्टिंग करना है, करिए, मृत्यु रजिस्टर करिए, छुपाने का कोई कारण ही नहीं है, बताना चाहिए। लेकिन आप किसके पर ब्लेम कर रहे हैं? जिन्होंने ब्लेम किया वो मोदी पर किया, भारत सरकार पे किया। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? स्टेट करता है। आंकड़ा तय कौन करता है? स्टेट करता है। उसको ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको डालना होता है। यहां तो किसी ने मना नहीं किया है। मोदी जी ने तो कहा कि कोई बैकलॉग है तो भी डाल दीजिए, क्यों छुपाए? और छुपाने का कारण भी क्यों है? उसके लिए कोई स्टेट से कम आंकड़ा आया तो कोई उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, ऐसा तो नहीं है। ये जिम्मेवारी का विषय है। लेकिन भी मैंने देखा कि यहां कई सम्मानीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार आंकड़ा छुपा रही है। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए, ना ही यहां से किसी को कहा गया है कि कोविड के पेशेंट को कम बताइए। नहीं, बताने का, ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है। और ये केवल मैं यहां कह रहा हूं और क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में भी ये विषय कहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे विषय उठाने से हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। और एक यहां विषय वैक्सीन का आया है, तो जब मैं वैक्सीन की बात करूं उसके पहले मैं वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करूं। और आपको ये मानना पड़ेगा और हमें एक गौरव भी महसूस करना होगा। ये देश में जब पैंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, मोदी जी ने सोचा कि इतनी आबादी वाला देश है और जिस देश में रिसर्च होगा तो वैक्सीन पहले तो वही ले लेंगे, जहां प्रोडक्शन होगा वो वैक्सीन स्वाभाविक तौर पर पहले ले लेंगे। तो हिंदुस्तान जैसे इतना बड़ा देश क्या किसी के भरोसे पे बैठा रहेंगे? नहीं रहना चाहिए। और इसलिए उन्होंने, मोदी जी ने तुरंत ही बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को कहा कि उसके पर आप काम शुरू करिए। उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई और कंपनियों के साथ बातचीत की गई। ये कब स्टार्ट हो गया? अप्रैल में। मार्च में लॉकडाउन लगा था, अप्रैल में बातचीत चालू हो गई। एक जिम्मेदारी पूर्वक बिहेवियर किसको कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसको कहा जाती है, उसका एग्जांपल है। और अप्रैल में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। साइंटिस्ट के साथ बातचीत किया, कंपनियों के साथ बातचीत किया, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता हो तो उसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए आश्वासन दिया। उसके अलावा उसको टेक्नोलॉजी के लिए, रिसर्च करने के लिए, संयुक्त रूप में रिसर्च करना है तो भारत सरकार ने उसको सपोर्ट किया। मुझे खुशी हुई कि हिंदुस्तान में भारत बायोटेक एंड सीरम, दो कंपनी ने, भारत बायोटेक इंडिजिनियस रिसर्च, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। इंडियन रिसर्च, इंडियन प्रोडक्शन, और दुनिया के साथ वो मार्केट में आ गए। दोनों कंपनी ने अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया और प्रोडक्शन रैंप अप कर रहे हैं। यहां सवाल ये नहीं है, सवाल समझने की आवश्यकता है। जब हम सब लोगों ने कहा कि वैक्सीनेशन बढ़ाओ, हमारे देश की क्षमता है, हम वैक्सीनेशन जितना हमारे पास उपलब्ध होगा, आपने देख लिया
सभी स्टेट ने हमने इंपोर्ट करने की कोशिश की, किसी ने नहीं दिया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाओ, वैक्सीनेशन ऑटोमेटिक कर लेंगे, वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाओ। और वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगातार एक कंपनियों के साथ बातचीत जारी रही। एज ए फार्मा मिनिस्टर के रूप में मैं स्वयं सभी कंपनी मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ जाके आया, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लंबी बातचीत करके आया। उसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कोई बाहर से लाने की आवश्यकता हो तो विदेश मंत्रालय से बातचीत करके जयशंकर जी दुनिया के साथ बातचीत की। दुनिया ने भी अच्छी तरह से हमें सहयोग किया और हमारा वैक्सीन प्रोग्राम कहाँ रुके नहीं, उसके लिए काम शुरू हुआ। मोदी जी स्वयं, देश के प्रधानमंत्री स्वयं वैक्सीन मैन्युफैक्चर्स करने वाली कंपनी, वैक्सीन में रिसर्च करने वाली कंपनी की स्वयं मुलाकात ली, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का हौसला बढ़े, उसको कुछ कहना है तो कह सके, केवल टेलीफोन से बात नहीं किया। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया अपना बयान दे रहे हैं कोरोना के मामले में और कहा है कि कोरोना से लड़ाई में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने लगातार राज्यों को कहा कि मृत्यु को रजिस्टर किया जाए और आंकड़ों को छुपाया नहीं जाए। जो राज्य सरकारें हैं उन्हें ही मृत्यु को रजिस्टर करना होता है, लेकिन ये कहा गया कि भारत सरकार आंकड़ा छुपा रही है, जो कि गलत है और कोरोना से इस लड़ाई में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। ये भी कहा स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कि टीका उत्पादन बढ़ाने में लगातार जुटे हुए हैं और तमाम बड़ी कंपनियों से इस पर बातचीत होती रही है। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को आज किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा। सिद्धू आज लुधियाना के नवांशहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के स्मारक पे माथा टेका और इस दौरान सिद्धू के दौरे की भनक लगते ही कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों के लोग वहां पहुंचे और वो सिद्धू से मिलकर सवाल करना चाहते थे। पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने जबरदस्ती आगे बढ़ना शुरू किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सिद्धू और किसानों की बात करवाने की योजना बनाई, लेकिन मामला बिगड़ते देख इसे रद्द कर दिया गया है और किसानों ने उन्हें काले झंडे भी दिखाए। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच एक नया सीरो सर्वे आया है। आईसीएमआर ने चौथे देशव्यापी सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 21 राज्यों के 70 जिलों में 28,000 से ज्यादा लोगों पर सीरो सर्वे किया गया है। 67.7% सीरो प्रेवलेंस पाया गया है। 40 करोड़ जनसंख्या की अभी भी कोविड होने का खतरा है। 85% हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड हो चुका है। सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वही लोग यात्रा करें जो दोनों डोज वैक्सीन का ले चुके हैं। लेकिन वैक्सीन की कमी बनी हुई है। मध्य प्रदेश के धार जिले में वैक्सीन की कमी का मामला यहां तक आया कि धामनोद स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन की पूर्ति नहीं कर पा रहा। यहां कल सुबह वैक्सीन सेंटर पर लोग दूर दूर से चलकर वैक्सीन लेने पहुंचे। जैसे ही वैक्सीनेशन के लिए टोकन बांटा गया, लोगों ने दौड़ लगा दी। न तो यहाँ कोरोना नियमों का पालन हो रहा है, ना ही कई लोगों ने मास्क लगाया था। इतनी मेहनत के बाद भी कई लोगों को वैक्सीन नहीं मिली, जिससे लोगों में काफ़ी नाराजगी है।